हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। मैं मोहकम सिंह। तो आज अपने पढ़ने जा रहे हैं बेटा आपकी क्लास 12 इंग्लिश लिटरेचर। एज लास्ट वीडियो में अपने डिस्कस कर रहे थे प्रेपोजिशन से रिलेटेड आपके जो एरर करेक्शन थी। तो जैसे कि आप भी पुराने ईयर्स के एग्जाम उठा के देख लेना, पेपर जो भी आते हैं। तो मैंने भी थोड़ा स्टडी किया है कि वो ज्यादा एरर रहते ही प्रेपोजिशंस पर है, बिकॉज बच्चों के लिए थोड़ा ये प्लस पॉइंट है। तो एरर तो वैसे ग्रामर उसमें सारी कवर की गई है, प्रोनाउन से केस के रिलेटेड भी आ सकता है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, थोड़ा सा नाउन से संबंधित जो भी है, नंबर्स, डिटर्मिनर्स, आर्टिकल्स, कुछ भी, यानी कि किसी से भी एरर आ सकता है। लेकिन वो थोड़ा रखता है, भैया 5 है तो 5 में से 2 तो वो प्रेपोजिशन पे डाल देता है, कई बार होता है 3 भी डाल देता है। तो अपने प्रेपोजिशन कर रहे थे, लगभग कंप्लीट हो चुका है। एक दो एरर और कर लेते हैं और फिर अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। और वो टॉपिक अपना लगभग शायद लास्ट हो, शायद एक आधा और डिस्कस कर लेंगे। यानी कि मेरा टारगेट यही है कि नंबर चाहे 5 है, लेकिन मैं आपको 100 नंबर के लिए पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। यानी कि आप 100 आउट ऑफ 100 स्कोर करें। और बच्चों के आते हैं बेटा, मेरे स्टूडेंट्स के आ रहे हैं, लेटली इस रिजल्ट में भी आए हैं, ठीक है। तो कॉन्फिडेंट रहना है, अच्छे से पढ़ते रहना है और अपने 100 नंबर के लिए जाएंगे और 100 ही स्कोर करेंगे। इसलिए मैं कोई टॉपिक नहीं छोड़ रहा एरर वाला, ताकि कुछ रह ना जाए कल को आपके सर ने ये टॉपिक करवाया ही नहीं और इसमें से एरर आ गया, ऐसा बोलने का आपको मौका नहीं दिया जाएगा। तो अपने शुरू करते हैं। The government will not pass any bill unless next session. Sentence बेटा, the government will not pass any bill unless next session, कि जो अगले सेशन तक है गवर्नमेंट कोई भी बिल पास नहीं करेगी अगले सेशन तक। तो भाई अनलेस और अनटिल में फर्क होता है। एक अनलेस भी होता है बेटा जब तक, और अनटिल भी होता है जब तक। लेकिन डिफरेंस ये है कि अगर कंडीशन किसी बात की या किसी काम की रखी जाए तो अनलेस आता है, और समय की रखी जाए, किसी समय की रखी जाए तो अनटिल आता है। ये देखो इस सेंटेंस को ध्यान से देखो, वो कह रहा है अनटिल अनलेस नेक्स्ट सेशन, अगले सत्र तक। यानी कि अगला सत्र किसी फिक्स टाइम के बाद शुरू होगा ना बेटा। जैसे संसद के सत्र होते हैं, ग्रीष्म सर्द जो भी उनका फिक्स होता है, इस महीने में होता है, इस महीने में होता है, साल के 2-3 होते हैं, वो आपको बेटर पॉलिटिकल वाले ऑफिसर बता देंगे। तो नेक्स्ट सेशन एक फिक्स टाइम की बात की जा रही है बेटा, तो फिक्स टाइम की बात की जा रही है, तो अनलेस नहीं आएगा। क्या आएगा भाई, यहाँ अनटिल आएगा। और प्यारे बच्चों, जो अनटिल होता है उसमें सिर्फ एक ही एल आता है, डबल एल नहीं आता है। आपको पेपर में ये एरर भी मिल सकता है कि वो जो आपको अनटिल लिख के देगा उसमें डबल एल लगा दे, क्योंकि टिल में डबल एल होता है ना। और बच्चे करते हैं टिल में एक है तो अनटिल में भी 2, टिल में 2 है तो अनटिल में भी 2 होंगे, लेकिन टिल में 2 है, अनटिल में सिर्फ एक ही एल आता है। और इसमें भी एरर मिल सकता है, बिकॉज आपके स्पेलिंग से रिलेटेड एरर भी आपके सिलेबस में उसने इंक्लूड कर रखे हैं, ठीक है बेटा। तो अनटिल, और मैं ये चर्चा पहले कर चुका हूं, अगर कोई सेंटेंस वो आपके एग्जाम में टिल से शुरू करके दे, टिल से शुरू करके दे, टिल नेक्स्ट मॉर्निंग, मान लो कोई सेंटेंस ऐसे शुरू हो रहा है, टिल से शुरू हो रहा है, तो बेटा वो सेंटेंस का एरर ढूंढना बहुत ही ज्यादा आसान है। कैसे आसान है, बिकॉज कोई भी सेंटेंस की शुरुआत टिल नहीं कर सकता। शुरुआत सिर्फ बेटा जिससे होगी वो होगा अनटिल ही होगा। तो आप अनटिल लिख देंगे उसको रिप्लेस करके, तो ऐसे एरर भी आपको मिल सकते हैं। इजी चीजें, वो कुछ भी पूछ सकता है, तो कोई घबराने की बात नहीं है। बस थोड़ा सा अवेयर रहना है कि यानी कि क्लास में जो चल रहा है और नोट करते जाना, छोटे छोटे पॉइंट्स आप अपनी लैंग्वेज में लिख लें उसमें, उससे मेरे को कोई दिक्कत नहीं है।
लेकिन ऐसे लिखें कि कल को आप उसको रीड करें, रिवाइज करें तो वो आपके अच्छे काम के लिए रह जाए। दैट्स एनफ। आपका टारगेट है सिर्फ और सिर्फ नंबर स्कोर करना और कुछ भी नहीं है। ठीक है बेटा, ओके। अब नेक्स्ट थोड़ा एक और एरर कर लेते हैं। Children can get free education to the age of 14। जो बच्चे हैं, चिल्ड्रन कैन गेट, यहाँ द नहीं लगा बेटा क्योंकि सभी बच्चों की बात हो रही है, कोई भी बच्चा है बात का। चिल्ड्रन कैन गेट चिल्ड्रन कैन गेट फ्री एजुकेशन टू द एज ऑफ 14, कि वो 14 वर्ष की आयु तक एजुकेशन अपनी फ्री कर सकते हैं। वो 14 वर्ष की आयु तक अपनी एजुकेशन फ्री प्राप्त कर सकते हैं, मुफ्त, यानी कि विदाउट एनी चार्जेस। तो पहली बात तो बेटा ये है कि चिल्ड्रन के साथ आपको पेपर में उस पर एस लगा मिल जाए। किसी और एरर में चिल्ड्रन के साथ एस लगा मिल सकता है, तो एरर ये है कि चिल्ड्रन के साथ बेटा एस नहीं लगता, बिकॉज इसका सिंगुलर चाइल्ड होता है। चिल्ड्रन खुद में एक प्लूरल है। क्या है? प्लूरल है, प्लूरल सब्जेक्ट है चिल्ड्रन। ठीक है बेटा, प्लूरल नाउन। दूसरी बात ये क्या है भाई, मॉडल। ऐसे तो आपके 2-3 टॉपिक रह रहे हैं, कोशिश करता हूं जल्दी आपको कंक्लूड कर दूं। एक तो बेटा आपका रह रहा है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ठीक है जी। एक बेटा आपके मॉडल्स रह रहे हैं, यानी कि इसमें थोड़ी सी एरर आते हैं। और एक बेटा जो आपको मैं थोड़ा डिस्कस करना चाहता हूं वो है रिलेटिव प्रोनाउंस। ठीक है, रिलेटिव प्रोनाउंस या रिलेटिव जो भी है, तो इनसे रिलेटेड आपके एरर आ सकते हैं। ये तो बहुत ही हॉट टॉपिक है कह लो, यानी कि इस पर तो एरर आते ही आते हैं। एक प्रीपोजिशन हो गया और एक सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हो गया, इससे रिलेटेड आपको एरर मिल ही जाता है। एक आधा टेंस से रिलेटेड मिल जाता है, तो बचे कुछों के लिए अपने बाकी टॉपिक कर रहे हैं। ठीक है, वैसे कोई फिक्स एंड फाइनल रूल नहीं है हार्ड एंड फास्ट कि किस टॉपिक से क्या आएगा। हो सकता है वो पांचों के पांचों मॉडल में डाल दे, रिलेटिव प्रोनाउंस में डाल दे, वो उसकी मर्जी है, क्योंकि टॉपिक तो सारे हैं और इसका कोई लिखा नहीं हुआ अभी एक उसमें से आएगा, दो उसमें से आएगा। तो तैयारी अपने सबकी करेंगे। अपना सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, मॉडल्स एंड रिलेटिव प्रोनाउंस बेटा रह रहा है, वो अपने आने वाली वीडियोस में अपने करेंगे। और जैसे ही वो पूरा होगा तो मैंने आपको पहले से जैसे कह रहा है कि आप अपनी प्रूडेंस की बुक बेटा खरीद के रख लें, उसमें से अपने चैप्टर शुरू करने जाएं करेंगे, यानी कि अपने उसकी स्टोरीज, फिक्शन, नॉन फिक्शन, पोइट्री सभी करेंगे। तो आप अपने पास बुक अवेलेबल रखें, क्योंकि जब मैं आपको चैप्टर्स एक्सप्लेन करूंगा तो बुक आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, तो सेम टाइम पे आप मोबाइल पीडीएफ वगैरह या आप ऐसी चीजें नहीं देख सकते हैं, तो आपके पास बुक अवेलेबल होनी चाहिए। जैसे जैसे मैं एक्सप्लेन करूंगा तो आपके पास अगर बुक साथ में खुली रहेगी तो इट विल बी बेटर फॉर यू एंड फॉर मी ऑल्सो। ठीक है, चलो कंटिन्यू करते हैं। चिल्ड्रन कैन गेट फ्री एजुकेशन टू द एज ऑफ 14। तो देखो मैं जस्ट इसलिए सारा कुछ बता देता हूँ क्योंकि एरर जरूरी थोड़ी मैं बात प्रेपोजिशन कर रहा हूँ तो प्रेपोजिशन पे रहूंगा। अपना काम है एरर निकालना और इंग्लिश सीखना। तो भाई चिल्ड्रन एक ऑलरेडी प्लूरल है, तो इसके साथ बेटा अगर एस लगा मिल जाए तो वो गलत होगा। ठीक है, उसको चिल्ड्रन कर देना। अब ये मॉडल, मॉडल के साथ हमेशा बेटा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, और ये फर्स्ट फॉर्म है, ये बिल्कुल सही है। कई बार होता है मॉडल के साथ वो गॉट लिख दे, या कई बार उसकी अक्सर आदत होती है शरारत करने की, वो मॉडल्स के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म लिख सकता है, जो कभी भी नहीं आती है। ठीक है, फ्री एजुकेशन, ठीक है, फ्री शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं किस उम्र तक? द एज ऑफ 14। जब बेटा एक पैमाना लगाया जाए कि वहां तक कोई काम हो सकता है, वहां तक एक्सटेंड किया जा सकता है, एक लिमिट दी जाती है। तो अप का मतलब होता है ऊपर, टू उसको लिमिट कर देता है। तो जब लिमिट दी जाती है तो उसे बेटा कहते हैं अप टू। अप वहां तक ऊंचा या वहां तक, अप टू।
उस जगह तक। ठीक है, जैसे होता है ना आई वॉन्ट टू गो टू मार्केट, कि मैं मार्केट जाना चाहता हूँ, डेस्टिनेशन होती है तो टू लिखा जाता है, तो अप टू उस डेस्टिनेशन तक। आपको शॉप्स में आप जाते हैं तो वहां लिखा होता है हाँ डिस्काउंट अप टू 70%, काउंट अप टू 17%। तो आप क्या करते हैं, भाग के उस दुकान में घुस जाते हैं और कहते हैं ले आओ जी, लो हमें दिखाओ क्या है, लाओ। ठीक है, तो वो जो आपको टी शर्ट दिखाता है, आपको पैंट दिखाता है, उस पर कोई डिस्काउंट नहीं होता। अगर होता है तो कितना होता है, 10%। फिर वो दिखाएगा 20% वाली, आप रोगे तब। फिर 30 वाली, आप कहोगे बाहर तो 70 लिखा है भाई, बाहर तो 70% डिस्काउंट लिख रखा है और दिखा 10 20 30 वाले हो। वो कहता है 70 वाला भी है, तो आपको भी दिखाओ। तो वो एक कोने में ले जाएगा, सड़ी सी टी शर्ट्स पैंट्स पड़ी होंगी जो आपके किसी काम की नहीं होगी, वो सभी ने रिजेक्ट की होगी, यानी किसी को पसंद नहीं आएगी इसलिए वो रह जाती है, उस पर वो 70। तो इस 70 का मतलब 70% डिस्काउंट नहीं होता, ये है बेटा अप टू 70%, यानी कि 70% तक मैक्सिमम हमारे पास ऑफ है, जरूरी नहीं सभी पर 70 हो, अप टू 70 होता है। अगर अप टू ना लिखा हो, डिस्काउंट 70%, तो वो 70% है। अगर अप टू 70% है तो यानी कि किसी ना किसी चीज पर जरूर होगा, सभी पर नहीं होगा, ये आपको समझ लेना चाहिए। तो 14 वर्ष की आयु तक फ्री एजुकेशन है, किसी लिमिट को दिया गया है बेटा। तो उस पर क्या लिखेंगे, अपने क्या डिस्कशन करेंगे, यहाँ टू नहीं आएगा, यहाँ आएगा भाई अप टू। क्या आएगा, अप टू। ठीक है, ये अपना एक और एरर, और देखो इस सेंटेंस में अपने कितना कुछ सीख लिया। ठीक है, आई डू नॉट डिपेंड ऑन ही, ये आपका सेंटेंस है, आई डू नॉट डिपेंड ऑन ही, मैं उस पर निर्भर नहीं करता हूं। तो बेटा एक बात सीख लो, जहां भी आपको प्रेपोजिशन दिखे, क्या दिखे, प्रेपोजिशन दिखे, तो उसके बाद हमेशा जो प्रोनाउन रहेगा, वो किस में रहेगा, वो ऑब्जेक्टिव केस में रहेगा। किसमें, ऑब्जेक्टिव केस में रहेगा, तो यहां ही नहीं आएगा आई डू नॉट डिपेंड ऑन। तो प्रोनाउन के बाद हम सॉरी प्रपोजिशन के बाद प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस ही आएगा, इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। एक और सेंटेंस, वो कह रहे हैं ड्यू टू हैवी रेन्स आई कुड नॉट कम, भारी बरसात की वजह से। ड्यू टू का मतलब होता है ना भारी बरसात की वजह से मैं नहीं आ सका। कुड का मतलब होता है बेटा पास्ट। तो देखो ध्यान से, ये कुड पास्ट का मॉडल है, यानी कि पास्ट की एबिलिटी कैपेसिटी बताता है। तो लेकिन इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आई है। मॉडल चाहे कोई भी हो, कैन हो, कुड हो, मे हो, माइट हो, विल हो, वुड हो, वर्ब हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगा, बाकी मॉडल में डिस्कस करें। तो इसमें जो एरर है वो बेटा इसमें है, ड्यू टू में है भी और नहीं भी, यानी कि कई इसको एक्सेप्ट कर देते हैं भी ड्यू टू सही है, लेकिन जो प्रेफरेंस दी जाती है वो दी जाती है शुरुआत में ड्यू टू नहीं लिखा जाता, शुरुआत में लिखा जाता है प्यारे बच्चों ओइंग टू। ओइंग टू का मतलब भी होता है के कारण, ड्यू टू का भी मतलब होता है के कारण, यानी कि ड्यू टू हैवी रेन्स, भारी बरसात के कारण मैं नहीं आ सका। तो आप कह सकते ओइंग टू हैवी रेन्स आई कुड नॉट कम, भारी बरसात के कारण मैं नहीं आ सका। ठीक है, तो अब एक और सेंटेंस देख लेते हैं।
तो बस पहले इस बात को अपने दिमाग में से क्लियर कर लेना कि ड्यू टू को प्रेफरेंस नहीं दी जाती शुरुआत में, लेकिन अक्सर आप कह लो 95% लोग इस बात को एक्सेप्ट कर लेते हैं, चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यहाँ ड्यू टू रहने देते हैं। प्रेफरेंस किसको मिलेगी बेटा? प्रेफरेंस हमेशा ओइंग टू को ही मिलेगी, ड्यू टू को प्रेफरेंस नहीं दी जाती। कब? सेंटेंस की शुरुआत में। जैसे टिल शुरू नहीं कर सकता सेंटेंस को, अनटिल शुरू कर सकता है, उसी तरह शुरू करने की जो हैसियत है वो ओइंग टू की है। लोग कह देते हैं चलो कर ले भाई तुम, ड्यू टू को कहते हैं शुरू कर। The accident was owing to heavy rains। जो बरसात थी, जो एक्सीडेंट था वो भारी बरसात के कारण था। तो सेंटेंस के बीचों बीच मध्य में owing to को प्रेफरेंस नहीं दी जाती, यहाँ प्रेफरेंस दी जाती है बेटा ड्यू टू, owing to नहीं। तो मेरी तरफ से यहाँ आपके प्रीपोजिशन लगभग क्लियर हो चुके हैं कि जितने एरर आ सकते हैं आपके पेपर में वो मैं ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ। तो अपने चलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, उसको डिस्कस करते हैं। और नेक्स्ट टॉपिक जैसे मैंने आपको बताया था वो है अपना सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। थोड़ा सा डिटेल में जाएंगे इसमें। देखो बिल्कुल क्लियर है बेटा, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या होता है कि किसी सेंटेंस के सब्जेक्ट और किसी सेंटेंस के वर्ब, यानी कि किसी सेंटेंस के सब्जेक्ट और उसकी वर्ब के मध्य में जो एग्रीमेंट होता है, कि बीच में जो एग्रीमेंट होता है, एग्रीमेंट यानी कि कॉन्ट्रैक्ट, जो एग्रीमेंट होता है उस टॉपिक को सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहा जाता है। जैसे मेरा फेवरेट एग्जांपल है भाई बढ़िया कारण। रोल्स रॉयस है, ठीक है, मान लो एक कार है, तो उसका ये एक पहिया बेटा सब्जेक्ट है, एक पहिया क्या है भाई वर्ब है। एक सब्जेक्ट है एक वर्ब है। अगर मैं क्या करूं बेटा, इस सब्जेक्ट वाले पहिए को क्या कर दूं, बड़ा कर दूं, तो क्या ये गाड़ी चल पाएगी? नहीं, आपका आंसर होगा नहीं चल पाएगी। अगर मान लो सब्जेक्ट वाले को ये रहने दूं और वर्ब वाले को बड़ा कर दूं, तो क्या ये गाड़ी चल पाएगी? नहीं चल पाएगी। मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि व्हाट आई वांट टू से एंड कन्वे इज दैट कि अगर किसी सेंटेंस के सब्जेक्ट और वर्ब में आपसी तालमेल नहीं है, आपसी तालमेल नहीं है, तो उस सेंटेंस को सही करार नहीं दिया जा सकता। यानी कि एक वाक्य के अंदर एक सब्जेक्ट और वर्ब का आपसी तालमेल होना क्या होना चाहिए बेटा, जरूरी है और होना ही चाहिए। जैसे कि सब्जेक्ट सिंगुलर, तो भाई वर्ब भी क्या आएगी बेटा, सिंगुलर। सब्जेक्ट प्लूरल, तो वर्ब भी क्या आएगी बेटा, क्लियर है ये आपको? पिक्चर इसको दिमाग में बिठा लो भाई
कि अगर किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट बेटा सिंगुलर है ना तो वर्ब भी क्या आएगी, सिंगुलर। अगर उसका सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी क्या आएगी, प्लूरल। सब्जेक्ट और सब्जेक्ट हमेशा क्या आते हैं, या तो वो नाउन होता है या बेटा प्रोनाउन होता है। ये बातें आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, बार बार मेरे को बताने की जरूरत नहीं है। सिंगुलर है तो सिंगुलर, प्लूरल है तो भाई प्लूरल। ठीक है, अब थोड़ा सा उसको डिटेल में डिस्कस करते हैं कि इसके फैक्ट क्या आते हैं। वो एग्जांपल में बार बार तो क्या बताऊं, पहले कितनी बार बता चुके हैं। जैसे ही प्लेज क्रिकेट, दे प्ले क्रिकेट। तो यहां बेटा जो ही था वो सिंगुलर था और सिंगुलर वर्ब के साथ एस ई एस लगता है। दे प्लूरल था, उसके साथ एस ई एस नहीं लगता। तो ऐसे सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब, प्लूरल के साथ प्लूरल वर्ब, इन बातों का आपने ध्यान रखना है। और नॉर्मल जो वर्ब होती है वो प्लूरल फॉर्म में रहती है, ये प्लूरल वर्ब है, इसको सिंगुलर करना पड़ता है, ये पहले से सिंगुलर नहीं होती है। और जो नाउन होती है वो पहले से सिंगुलर होती है, उनको प्लूरल करना पड़ता है। जैसे कि कार, ये पहले से सिंगुलर है, इसको प्लूरल करेंगे, इसको प्लूरल करने के लिए एस सी एस लगाया जाता है, वर्ब को सिंगुलर करने के लिए एस सी एस लगाया जाता है। ये थोड़ा अपोजिट है, और अगर मैं ज्यादा बताऊंगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, वैसे आपको आता है, ये मेरे को पता है। ठीक है, यानी कि कई चीजें ऐसी होती हैं जब उनको एक्सप्लेन करके पढ़ते हैं तो कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन वो आपके दिमाग में, जब आप छोटे बच्चे थे तब से वो आपके दिमाग में आप चीजें सीखते हैं। जैसे एक कार होती है, ज्यादा कारें कार्स होती हैं। ठीक है, एक घर होता है, ज्यादा घर हाउसेज होते हैं। लेकिन वर्ब उससे उल्टा चलती है, प्लूरल वर्ब ईट है, सिंगुलर वर्ब ईट्स है। प्ले प्लूरल वर्ब है, प्ले सिंगुलर वर्ब है। लर्न सिंगुलर है, लर्न प्लूरल है। यानी कि ऐसे लगा तो सिंगुलर, नहीं लगा तो प्लूरल, लेकिन नाउन में उल्टा है, ऐसे लगा तो प्लूरल, नहीं लगा तो सिंगुलर। ठीक है बेटा, अब थोड़ा आगे चर्चा को बढ़ाते हैं और मुद्दे पे लेके आते हैं, जिससे आपके पेपर में एरर बेटा आपको थोड़े मिल जाए। अपना ध्यान सिर्फ उसी से, और किसी चीज से कोई लेना देना नहीं। तो एक सेंटेंस में दो सब्जेक्ट हैं, S1 और S2। क्या है, तो मान लो किसी सेंटेंस में दो सब्जेक्ट आ गए, S1 एंड S2 आ गए, और उसके बाद क्या आ रही है भाई, उसके बाद वर्ब आ रही है। तो वर्ब क्या आएगी, सब्जेक्ट तो दो हो गए, कैसे पता चलेगा सिंगुलर है प्लूरल है। मान लो ये सिंगुलर है, ये प्लूरल है, मान लो ये प्लूरल है और ये सिंगुलर है, तो कैसे पता चलेगा वर्ब क्या आएगी, सिंगुलर आएगी या प्लूरल आएगी। तो इसका एक फिक्स फंडा आता है, ये सब्जेक्ट ऐसे तो पड़े नहीं रहेंगे हवा में, ये इसको रख दिया। इन सब्जेक्ट के बीच में एक जो चीज आती है बेटा, इनको जो जोड़ेगी उसे कहते हैं कुछ, इंग्लिश में उसे कहते हैं कंजक्शन। क्या कहते हैं, कंजक्शन। अब ये कंजक्शन डिफाइन करेगा कि वर्ब क्या आएगी। कुछ फिक्स तरह के कंजक्शन है, फिक्स हैं, अगर वो आते हैं तो उसके हिसाब से वर्ब आती है, और दूसरी तरफ कुछ और कंजक्शन है तो वो उनके अपने हिसाब से वर्ब लेते हैं। कैसे लेते हैं वो अपने आप को बताएंगे। ठीक है, अब पहली जो डिस्कशन करेंगे अपने बेटा, फर्स्ट टाइप, इस तरह के कंजक्शन आने से फॉलोइंग कंजक्शंस मेक वर्ब
टू फॉलो फर्स्ट सब्जेक्ट, यानी कि अब मैं जो कंजक्शन लिखने जा रहा हूं वो तरह के कंजक्शन हैं जिनके आने से, वो दो सब्जेक्ट के बीच में अगर वैसे कंजक्शन आते हैं तो जो वर्ब है वो क्या करेगी, फॉलो करेगी। किसको फॉलो करेगी प्यारे बच्चों? फर्स्ट सब्जेक्ट। यानी कि दो सब्जेक्ट्स हैं S1 S2 और उनके बीच में जो कंजक्शन आ रहा है, अब मैं वो कंजक्शन लिखने जा रहा हूं क्योंकि जो वर्ब आएगी ऐसे कंजक्शन वाले सेंटेंसों में जो वर्ब आएगी वो किसको फॉलो करेगी? S1 को, यानी कि पहले सब्जेक्ट को फॉलो करेगी। अब लिखें वो कंजक्शंस। विद, टुगेदर एंड along, besides, accompanied by, like, unlike। तो ये बेटा वो कंजक्शन है जो दो सब्जेक्ट्स को जोड़ें तो उस सेंटेंस में आने वाली वर्ब हमेशा फर्स्ट सब्जेक्ट को फॉलो करेगी। किसको फॉलो करेगी? फर्स्ट सब्जेक्ट को फॉलो करेगी। क्लियर है ये बेटा? अगर ये कंजक्शन आते हैं विद, टुगेदर विद, एंड, along with, besides, accompanied by, like and unlike, तो ये कंजक्शन अगर दो सब्जेक्ट्स को जोड़ेंगे तो उस सेंटेंस में आने वाली वर्ब हमेशा फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है। थोड़ा सा इसको रीड करना है, रट्टा मारने कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो rather than, no less than, as well। तो ये कंजक्शंस हैं जिनके आने पर दो सब्जेक्ट्स को जोड़ें तो वर्ब हमेशा फर्स्ट सब्जेक्ट को फॉलो करेगी। लिख लो विद, टुगेदर विद, एंड, along with, besides, accompanied by, like, unlike, rather than, no less than, as well as। तो अब थोड़े से एग्जांपल कर लेते हैं इनसे लेते। David as well as his parents is / are going to Agra। डेविड और साथ ही साथ उसके माता पिता कहां जा रहे हैं भाई? आगरा जा रहे हैं। तो बेटा एक सब्जेक्ट हो गया डेविड, एक सब्जेक्ट हो गया उसके पेरेंट्स। तो किससे जुड़े हुए हैं भाई? एज वेल एज से जुड़े हुए। तो बेटा जो वर्ब है वो किसके अकॉर्डिंग आनी चाहिए? एज वेल एज आता है तो वर्ब फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आनी चाहिए ना। फर्स्ट सब्जेक्ट क्या है? फर्स्ट सब्जेक्ट है सिंगुलर, तो वर्ब प्लूरल नहीं आएगी, क्या आएगी? सिंगुलर, यानी कि वर्ब आएगी अपनी इज। डेविड एज वेल एज हिज पेरेंट्स इज गोइंग टू आगरा। डेविड साथ ही साथ उसके जो माता पिता है वो कहां जा रहे हैं भाई? आगरा जा रहे हैं। कैप्टन along with his sailors were drowned। तो किससे जुड़े हुए हैं बेटा? ये जुड़े हुए हैं along with से। एक सब्जेक्ट कैप्टन है भाई,
एक सब्जेक्ट के सेलर है, कैप्टन कैप्टन है और उसके सेलर्स हैं जुड़े हुए हैं लॉन्ग विद से, किसके अकॉर्डिंग वर्ब आएगी, फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो बेटा वर नहीं आएगा, क्या आएगा भाई, वॉज आएगा, वर नहीं आएगा, वॉज आएगा। ठीक है, यानी कि फर्स्ट सब्जेक्ट बेटा सिंगुलर है, फर्स्ट सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है। तो अब अपने वो कंजक्शन डिस्कस करेंगे जिनके आने पर वर्ब नियरेस्ट सब्जेक्ट को फॉलो करती है, सेकंड को नहीं, नियरेस्ट को, चाहे वो सिंगुलर है चाहे प्लूरल है, चाहे वो फर्स्ट सब्जेक्ट के नजदीक है चाहे वो सेकंड सब्जेक्ट के नजदीक है। कैसे होता है वो अपने बता देते हैं। अब वो कंजक्शन है बेटा सेकंड टाइप है, आप अपने हिसाब से लिख लो कि वो कंजक्शन जिनके आने पर वर्ब सब्जेक्ट सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है। लिख ही देता हूं, सेकंड सॉरी, नियरेस्ट सब्जेक्ट if following conjunctions join the two subjects. Verb will be according to the nearest subject if the following conjunctions join the subjects. Either or, neither nor, either neither भी बोलते हैं, बोल लो उसको चलता है, लेकिन either neither बेटर ऑप्शन है। और nor, not only, but all। ये बेटा ऐसे कंजक्शन हैं जिनके आने पर, ये ऐसे कंजक्शन हैं जिनके आने पर जो वर्ब है वो नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी, किसके अकॉर्डिंग, नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। एग्जांपल मैं लिख देता हूं, अर्जुन either Arjun or his friends has made a mistake। या तो अर्जुन या उसके दोस्तों ने क्या कर दिया बेटा, गलती कर दी है। तो सब्जेक्ट वन अर्जुन, सब्जेक्ट टू हिज फ्रेंड्स। तो जुड़े किससे हुए भाई, जुड़े तो ये इधर और से हुए, तो इधर और आता है तो वर्ब अकॉर्डिंग टू, अकॉर्डिंग टू बेटा नियरेस्ट सब्जेक्ट, अकॉर्डिंग टू नियरेस्ट सब्जेक्ट। इस बात को ध्यान रखें, नियरेस्ट सब्जेक्ट वर्ब के क्या है, वर्ब तो ये है ना, ये है हिज फ्रेंड्स, और ये क्या है बेटा, प्लूरल है, तो हैज नहीं आएगा, क्या आएगा भाई, हैव आएगा, हैज नहीं आएगा, क्या आएगा, हैव आएगा। मैंने कहा भी ईदर और, नीदर नॉर और नॉट ओनली बट आल्सो, इन कंजक्शन के साथ अगर दो सब्जेक्ट ऐड होते हैं बेटा तो ऐड होंगे तो जो वर्ब आएगी वो वर्ब अकॉर्डिंग टू द नियरेस्ट सब्जेक्ट, नॉट सेकंड। आई सेड नियरेस्ट, उसको देखते हैं नियरेस्ट कैसे होता है, सेकंड नहीं नियरेस्ट। इस बात को थोड़ा सा ध्यान में रखना, ठीक है। Have Arjun or his friends made a mistake? क्या अर्जुन और उसके दोस्तों ने गलती की है? एक क्वेश्चन वाला सेंटेंस है, हेल्पिंग वर्ब इस कारण आगे आएगी। तो अर्जुन है और
या उसके दोस्तों, यानी कि अर्जुन या उसके दोस्तों ने गलती की है। तो भाई और आता है तो वर्ब नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है। वर्ब ये और इसके नियरेस्ट बेटा ये है, और ये सिंगुलर है तो हैव नहीं आएगा, क्या आएगा, हैज आएगा। इस कारण नियरेस्ट सब्जेक्ट कहा जाता है। अगर सेकंड का होता तो सेकंड तो भाई ये होता, तो सेकंड नहीं होता, नियरेस्ट सब्जेक्ट कहा जाता है। तो पहले जो कंजक्शन थे एंड, लाइक, अनलाइक, अलोंग विद, टुगेदर विद, अकम्पनीड बाय, नो लेस देन, जो भी है, इन एडिशन टू, वो जो कंजक्शन थे वो ऐड करते हैं दो सब्जेक्ट को, तो वर्ब फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है। अगर इधर और, नीदर और, नॉर और, नॉट ओनली बट आल्सो, ये कंजक्शन दो सब्जेक्ट्स को ऐड करते हैं तो वर्ब नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है। अगर आप इन बातों का ध्यान रखेंगे तो इनमें कोई भी एरर आपको देखने को नहीं मिलेगा, यानी कि आप उसको सॉल्व कर लेंगे, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इसको कंटिन्यू करेंगे बेटा अपने नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।